दोस्तों नेपाल अभी लिटरली ऑन फायर है। सोशल मीडिया बैन, करप्शन के केसेस, यहां तक कि नेताओं के फैमिली का घमंड, ये सब मिला के एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसको हर कोई जेनजी प्रोटेस्ट बोल रहा है। यहां तक कि वहां के पीएम को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई। दोस्तों, नेपाल में जो हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, और यहां तक कि नेपाल आज कहां पे स्टैंड करता है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, नेपाल के लोगों के अंदर गुस्सा पहले से ही भर रहा था, क्योंकि नेपाल में आए दिन करप्शन बढ़ रहे थे, भुखमरी बढ़ रही थी, जॉब्स नहीं थी युवाओं के पास। तो इन सब के कारण उनको अपना खुद का नेपाल देश छोड़कर मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में जाना पड़ रहा था। और दोस्तों, हद तो तब पार हो गई जब 4 सितंबर 2025 को वहां की सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया। तब वहां पर युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया, वो और आक्रामक हो गए और आंदोलन के लिए सड़कों पर निकल पड़े, झंडा लेकर, और अपनी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने लग गए और उनको बताने लग गए कि हम अब और चुप नहीं रहने वाले। और दोस्तों, इस आंदोलन में स्कूल के युवा, कॉलेज के युवा, हर कोई एक साथ होकर आंदोलन के लिए आगे बढ़ के आने लगा और सरकार को यह बताने लगा कि आपका हर एक फैसला हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और उन्होंने स्लोगन दिया, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, और चोर नेता रिजाइन करो। दोस्तों, पहले ये आंदोलन शांति से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे भीड़ और ज्यादा वायलेंट होने लग गई। और दोस्तों, ये सब देखते हुए वहां की पुलिस उनको संभालने के लिए आंसू के गोले दागे, रबड़ की फायरिंग की, कुछ जगहों पर तो दोस्तों रियल की गोलियां फायरिंग की गई, जिसके कारण 22 लोगों की जान चली गई और हजारों से ज्यादा लोग घायल हो गए। और दोस्तों, ये सब करने के बावजूद वहां का आंदोलन शांत नहीं हुआ और वहां के युवाओं ने पार्लियामेंट में घुस के तोड़ फोड़ मचा दी, यहां तक कि पार्लियामेंट को आग लगा दी और वहां के ओल्ड प्रधानमंत्री के घर में घुस के भी तोड़ फोड़ करी और उनके घर को जला दिया, जिसमें उनकी खुद की बीवी, ओल्ड प्रधानमंत्री की बीवी जल गई। और दोस्तों, ये मामला धीरे धीरे और बढ़ता गया और नेपाल के युवाओं ने हर एक चीज को, हर एक सरकारी प्रॉपर्टीज को धुआं धुआं कर दिया, आग लगा दी, सबको तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि वहां की टेलीकॉम कंपनी को भी जला दिया, डाटा कंपनी तक को जला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ आज नेपाल में इंटरनेट पूरा ठप पड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये आगजनी इस कदर चली गई कि वहां के नेताओं को पकड़ पकड़ कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, और जितने भी नेताओं के घर थे सबको फूंक दिया गया, आग लगा दी गई सबके अंदर। एक सरकारी प्रॉपर्टी, एक सरकारी होम नहीं छोड़ा उन लोगों ने। और दोस्तों, इन सब के बाद जब युवा का क्रोध बढ़ता गया तो वहां के प्रधानमंत्री ने 36 घंटे बाद यह ऐलान कर दिया कि सोशल मीडिया बैन हमने वापस ले लिया है। पर दोस्तों, सोशल मीडिया अनबैन करने के बावजूद वहां के युवा शांत होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी डिमांड कुछ और ही थी। वो चाहते थे कि नेपाल में अभी तक जो करप्शन हो रहा था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, वहां पर जो पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म होता है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दिया जाए। और दोस्तों, इस आक्रोश को देखने के बाद वहां के सबसे पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। फिर प्रेशर इतना बढ़ गया कि वहां के पीएम केपी शर्मा ओली को भी रिजाइन करना पड़ा। कुछ मिनिस्टर ने देश को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का डर था। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट सिस्टम का पूरा ट्रस्ट बुरी तरह से कोलैप्स हो गया। अब दोस्तों, वहां के यूथ खुलेआम डिमांड कर रहे हैं कि हमें करप्शन का खात्मा चाहिए, हमें एक नई शुरुआत चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, और फैमिली पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म भी खत्म होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और बढ़नी चाहिए ताकि हमें और अपॉर्चुनिटी मिले, और हमारे यूथ का लीडर स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि हमारा लीडर कोई ऐसा हो जो नरेंद्र मोदी की तरह हमारे बारे में सोचे। जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया के लोगों के बारे में सोचते हैं, वैसे वो हमारे बारे में सोचे, हमारे यूथ का फ्यूचर के बारे में सोचे और एक डिसीजिव डिसीजन ले। और दोस्तों, वहीं पर मैं आपको अभी करंट की सिचुएशन बताऊं तो नेपाल अभी भी टेंशन में है। कर्फ्यू वहां पे अभी भी लगा हुआ है, फाइट डिस्टर्ब है, लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश है। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन एंगर अभी भी खत्म नहीं हुआ और यूथ बोल रहे हैं अब हम सिस्टम बदले बिना घर वापस नहीं जाएंगे। ये प्रोटेस्ट अब एक जनरेशन वर्सेस ओल्ड पॉलिटिक्स वार बन गया है। दोस्तों, नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया को एक सिग्नल दे दिया है कि अगर करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज अगर सॉल्व नहीं हुए
तो यूथ पूरा सिस्टम बदलने की ताकत रखता है। अब दोस्तों इन सारे मामले को देख के इंडिया में अपोजिशन पार्टी एक अलग ही हवा में चली गई है और वो इंडिया के यूथ को भड़काने का काम कर रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं संजय राउत की। उनका ये आंदोलन देखने के बाद एक ट्वीट आता है। दोस्तों उनके ट्वीट में साफ साफ लिखा है, जो कि आप देख सकते हो, नेपाल के बाद अब भारत की बारी है। दोस्तों उनका एक छोटा सा ट्वीट भारत के युवा को भड़काने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये एक देशद्रोही है कि नहीं है? तो दोस्तों मैं ऐसे नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी अनाप शनाप देशद्रोही जैसा कमेंट मत करो, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोगों को, भारत के युवा को नुकसान पहुंचे। और आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ एक कुर्सी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा ऐसे नेताओं से सावधान रहो, क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होने वाला है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी भी पीढ़ी का कोई बंदा हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इन जैसे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और किसी से नहीं। और आपदा में अवसर तलाश करते हैं और ऐसे नेता चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो, जो श्रीलंका में हुआ वो भारत में हो, जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो। मतलब आप चाहते क्या हो यार? भारत भी खोखला हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, ये चाहते हो आप? ये युवा को शिक्षा दे रहे हो आप? तो ये करना प्लीज बंद करो और भड़काओ भाषण, भड़काओ ट्वीट मत करो, जो कि साफ और साफ देशद्रोही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब आप मुझे बताइए कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। ऐसी मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।